हेलो फ्रेंड्स, आज हम 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द का। शब्द क्या है? शब्द है एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब कुछ पर्याप्त मात्रा में होना, समथिंग विच इज़ सफिशिएंट। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विड बी योर करेक्ट आंसर। इवेल्युएट का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। हिडन माने छुपा हुआ, और रिकनसाइल मतलब होता है बैक इन फ्रेंडली टर्म्स, सुलह कर लेना। सेकेंड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट में अगर हम चलें तो वो आपसे क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है सेंटेंस के अंडरलाइन पार्ट को। पढ़ते हैं। सनत हैज़ जस्ट अराइव्ड इन मैसूर ऑन ट्रांसफ़र। ही रिक्वेस्ट्स हिज फ्रेंड रघु टू हेल्प हिम फाइंड एन अप्रोप्रिएट लोकेशन। एन अप्रोप्रिएट लोकेशन मतलब किस तरह का उनको रहने की व्यवस्था चाहिए। रहने की व्यवस्था के लिए क्या होता है? एक तरह का एक रेंटेड एकोमोडेशन, वैसे ही रहने की, क्योंकि अभी अभी वो मैसूर से ट्रांसफ़र होकर आए हैं, तो उन्होंने अपने रघु दोस्त से कहा कि मुझे भाई रहने की कोई जगह दे दो। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर देखिए सूटेबल एलिवेशन, एलिवेशन माने ऊंचाई, ऊंचाई की ऊंची जगह वो क्यों पूछेगा। प्रॉपर जंक्शन भी नहीं होगा, और एन एलोकेशन रिकमेंडेशन ये भी कोई ऐसा सेंस नहीं दे रहा है ना। आवंटन सिफारिश क्या है, ये मतलब कुछ है ही नहीं। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे फिर से सिनोनिम पूछ रहा है शब्द चेरिश का। चेरिश मतलब क्या होगा? चेरिश मतलब भी होता है मतलब खुश रहना किसी चीज़ से, मतलब किसी चीज़ को संभालना, संजोना, मतलब खुश होना। तो उसके लिए सिनोनिम यहाँ पे देखें तो एक नर्चर शब्द से अप्रोप्रिएट जाएगा, पालन पोषण करना। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। एफ्लिक्ट मतलब होता है पीड़ित, किस तरह से किसी तरह की पीड़ा किसी को मिलना। नेग्लेक्ट माने अपेक्षा ना करना, एकदम नकार देना, ध्यान ना देना। ब्रीच किसी चीज़ का उल्लंघन करना। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो इडियम का मतलब पूछ रहा है। इडियम है आपका एट अ लो एब। एट अ लो एब मतलब क्या होता है? कुछ गिरावट सा सेंस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? डिप्रेस्ड, इन अ डिप्रेस्ड और अ वीक स्टेट। या तो निराशा या कमज़ोर स्थिति में कोई हो तो उसे आप एट अ लो एब कहेंगे। अगले में अगर आप चले तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करने को कह रहा है। द टीनेजर डिलीवर्ड द स्पीच। तो द स्पीच डिलीवर्ड है, पास्ट है, तो वॉज डिलीवर्ड बाय द टीनेजर। तो ये आपको जहाँ मिल जाएगा वही आपका आंसर होगा। द स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय द टीनेजर, ऑप्शन फर्स्ट। आगे अगर आप चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? 6 कह रहा है अंडरलाइन सेगमेंट को इम्प्रूव करो, सब्सटीट्यूट करो। पढ़ते हैं। द फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन ड्रामेटिकली इन द प्रीवियस डेकेड। तो ये जो आपका पिछले दशक में क्या हुआ, जो ये फूड इंटॉलरेंस वाली इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। चीफली बिकॉज द बूस्ट ऑफ इन कोइलिक एंड क्राउन्स डिजीज cases as well as increasing awareness among हेल्थ कॉन्शियस क्लाइंट्स। इंटॉलरेंस ये फूड मतलब फूड में ये चीज़ें जो खिलाते हैं जिस वजह से लोग कई बार, जिन्हें लोगों को किस तरह की परेशानी हो जाती है, वो क्या है, वो मतलब इस तरह की इंटॉलरेंट इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ रही है। इस तरह के लोग जो कि फूड के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चीफली बिकॉज ऑफ अ बूस्ट, मतलब कि किस चीज़ के लिए, मतलब बूस्ट का यहाँ पे सेंस ये आ रहा है कि ओइंग प्राइमरीली टू अ राइज ऑफ व्हाट, ऑफ कोइलिक एंड क्रोन्स डिजीज केसेस। मतलब ये दो तरह की डिजीज़ है जो लोगों को बहुत सारी ये फूड खाने से हो रही है, इसकी अवेयरनेस हो रही है, इसीलिए इस तरह की जो फूड इंटॉलरेंट इंडस्ट्री है ये बढ़ रही है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फिल करने के लिए कह रहा है। पढ़ते हैं। माई मदर सेड दैट एवरी रिलेशनशिप मस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी। हर रिलेशनशिप में किसी तरह कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो सही स्पेलिंग फ्लेक्सिबिलिटी की क्या होती है? मतलब चीज़ें बदल सकें, मतलब लचीली सी हो, परिवर्तन हो सके जब भी आवश्यकता हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे सही स्पेलिंग क्या दी हुई है? ये वाली, FLEXIBILITY। ऑप्शन फर्स्ट आपका फ्लेक्सिबिलिटी की करेक्ट स्पेलिंग है। अगले पे चलें तो एंटोनिम पूछ रहा है शब्द मटेरियल का। मटेरियल मतलब क्या होता है? मटेरियल मतलब होता है किसी तरह की भौतिक वस्तु। तो उसके लिए आपके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा? समथिंग विच इज़ फिजिकल, तो समथिंग विच इज़ नॉट फिजिकल, एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन फर्स्ट। टेम्पररी मतलब होता है अस्थाई कुछ।
चीप मतलब सस्ता, और कॉन्क्रीट मतलब भी बहुत ठोस। नेक्स्ट में अगर आप चले तो ये कह रहा है मिसस्पेल्ड वर्ड आपको पहचानने हैं। तो मिसस्पेल्ड वर्ड मतलब आपको ये जितने सेंटेंस दिए हुए हैं ना, सब में से खोज के मिसस्पेल्ड वर्ड खोजना है, पढ़ते हैं। द न्यू रेस्टोरेंट, RESTRAUNT। तो देखिए यहाँ रेस्टोरेंट भी गलत लिखा हुआ, RESTAURANT सही स्पेलिंग होती है रेस्टोरेंट की, RESTAURANT लिखा गया है। द न्यू रेस्टोरेंट ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिलीशियस डिशेस। नया रेस्टोरेंट जो है वो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस प्रोवाइड करता है। तो इसमें यहाँ ये गलती थी, अगले में पढ़ें। आई कांट बिलीव, देखिए बिलीव गलत लिखा हुआ है, बिलीव की सही स्पेलिंग क्या होती है, BELIEVE। मैं विश्वास नहीं कर पाता, ही मेड सच अ सिली मिस्टेक इन हिज प्रेजेंटेशन, कि वो इस तरह की सिली मिस्टेक अपने प्रेजेंटेशन में करेगा। नेक्स्ट में चले तो यहाँ दिया हुआ द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट यहाँ गलत लिखा हुआ है, ASSIGNMENT ये होती है सही स्पेलिंग। बाय फ्राइडे, टीचर ने क्या कहा कि आपको फ्राइडे तक अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। और लास्ट में अगर आप चले तो देखिए लिखा है शी फेल्ट अटरली एम्बेरस्ड बाय हर कलीग्स कमेंट्स। अपने कलीग के कमेंट से वो काफ़ी एम्बेरस हुई। तो यहाँ पे एम्बेरस गलत लिखा हुआ है, सही स्पेलिंग होती है EMBARRASSMENT। एक और शब्द मैंने आपको बताया था हरास, HARASS, पुराने सारे वीडियोस में ये दो शब्द बहुत आते हैं। तो हरास में एक आर होता है और एम्बेरस में डबल आर होता है, ये जानने वाली बात है। तो देखते हैं ये सारी चीज़ें हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं, रेस्टोरेंट, बिलीव, असाइनमेंट और एम्बेरस। तो यहाँ रेस्टोरेंट है, यहाँ बिलीव भी है, असाइनमेंट और एम्बेरस। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। तो अगले में आपसे इडियम का मतलब पूछ रहा है, पढ़ते हैं। ऑफ एंड ऑन मतलब चीज़ें बंद खुले होना, मतलब कि नाउ एंड देन कभी कभी होना। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, नाउ एंड देन माने कभी कभी। रिमाइंड मतलब याद दिलाना होता है। नो समथिंग थॉरली मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानना, और ऑब्जेक्ट टू माने विरोध करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अगले पे अगर आप चलें तो यहाँ पे वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स मतलब कि आप पवित्र या धार्मिक चीज़ों के बारे में अगर आप बुरी बातें कहें, अपमानजनक बातें कहें, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं ब्लास्फेमी। बहुत सारी कंट्रीज़ में ब्लास्फेमी लॉ बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मतलब आप जैसे रिलीजन के खिलाफ बोल दें तो मौत की भी सज़ा है। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अथीस्ट मतलब क्या होता है, समवन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। और थीस्ट का मतलब क्या होता है, जो बिलीव करे। मिस्टिक मतलब होता है रहस्य, किसी तरह का रहस्यवादी। तो फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में आप चले तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। आई हैव बुक्ड एन अपार्टमेंट इन द न्यू रेसिडेंशियल कॉलोनी। तो आई हैव है, तो देखिए आपके आंसर में हैव या हैज़ बीन होना चाहिए। हैज़ बीन है, हैव बीन है, और यहाँ इज़ बीन है, तो इसीलिए कट जाएगा। हैड बीन है, पास्ट में नहीं जा रहे, ये दोनों तो गलत हो गए। अब पढ़ते हैं। तो एन अपार्टमेंट, अब देखिए एन अपार्टमेंट, ये सिंगुलर की बात हो रही, तो यहाँ हैज़ आएगा। हैज़ बीन बुक्ड बाय मी इन द न्यू रेसिडेंशियल कॉलोनी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए एन अपार्टमेंट था, एन माने सिंगुलर, जबकि आई हैव, अब जब आई के साथ हम हैव लगाते हैं, आई के साथ हैज़ नहीं लगता, इसीलिए यहाँ ऊपर में तो हैव लगा था लेकिन नीचे में हैज़ लगा है। ये चीज़ थोड़ी बहुत समझने वाली होती है, इसी में कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ग्रामेटिकल एरर पहचानने को, पढ़ के देखते हैं। टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैव प्लेड अलॉन्ग साइड डेविड बेकहम। तो देखिए यहाँ लिखा है टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स के साथ यहाँ हैज़ लगा हुआ है, जबकि वहाँ पे हमने टू का, यहाँ पे होगा हैव प्लेड, प्लूरल की बात हो गई ना। तो दो बेस्ट फॉरवर्ड्स ने डेविड बेकहम के साथ खेला है। ऑप्शन नंबर आपका जहाँ भी हैज़ फॉरवर्ड लिखा है यही हैज़ प्लेड गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। 14 में आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द ब्रिटल का। ब्रिटल मतलब समथिंग विच इज़ लाइकली टू बी ब्रोकन, आसानी से टूट जाए, माने फ्रैजिल हो, ऑप्शन फोर्थ। ईजिली ब्रेकबल या नाजुक कुछ। फर्टिव का मतलब क्या होता है, सरप्टिशियस, गुप्त, छुपा हुआ। फेटल मतलब होता है समथिंग विच इज़ डेडली, घातक। और फिकल मतलब होता है अस्थिर, कैप्रेशियस,
जो स्थिर ना हो। तो फोर्थ करेक्ट था। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप देखें तो ये कह रहा है अप्रोप्रिएट होमोनिम को फिल करो। तो पढ़ते हैं, द रोइंग इंस्ट्रक्टर। रोइंग मतलब जो आप नदी में या नाव में जब आप तैरते हैं तो जो चप्पू चलाता है, रो करने वाला जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो आपको सिखाता है कि कैसे चप्पू चलाना है, उसने क्या कमांड किया? कमांडेड टू रो इन अ, फिर रो। देखिए यहाँ दोनों तरफ रो ही होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ पे भी ए में भी रो दिया हुआ है और सी में भी रो दिया हुआ है। एक एक जो है ये वर्ब है और एक है सीक्वेंस। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा? इंस्ट्रक्टर ने कमांड किया टू रो, मतलब कि चप्पू चलाना, मतलब कि वर्ब, मतलब कि एश पहले हो जाएगा और उसके बाद इन अ रो, मतलब एक एक सही कतार में एक साथ, मतलब हो जाएगा सी। तो ए सी जो होगा वो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस रो का वर्ब का इसका मतलब क्या होता है? आगे चप्पू को चला के आगे जाना, और इस रो का मतलब क्या होता है? एक तरह की कतार, सीक्वेंस। फोर्थ करेक्ट था। अगले में चले तो आपसे जंबल ऑर्डर में जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो पढ़ के देखते हैं। देखिए लिखा है एटीट्यूड इज और टेंडेंसी इन इंडिविजुअल्स अ ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर विच इम्प्लाइज अ हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट। तो अगर आप इसमें रफली पढ़े तो आपको समझ आएगा ओ से शुरुआत होनी चाहिए और एटीट्यूड इज़। तो एटीट्यूड इज़ के साथ देखिए यहाँ पे पी इधर भी है, पी इधर भी है, फॉलो कराते हैं। एटीट्यूड इज़ और टेंडेंसी, देखिए एटीट्यूड इज़ के साथ और टेंडेंसी फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए ये और ये तो कट जाएगा, बचा सिर्फ ये, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फॉलो करा के देखते हैं। एटीट्यूड इज़, ठीक है, अ हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट, एक तरह का हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट है एटीट्यूड। क्यों? विच इम्प्लाइज, वो एक तरह से इम्प्लाई करता है, क्या इम्प्लाई माने इशारा करता है, इम्प्लाई अ ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर, एक मतलब एक विस्तृत बिहेवियर के बारे में बताता है, और टेंडेंसी इन एन इंडिविजुअल, मतलब एटीट्यूड कुल मिला के एक तरह का हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट है जो ये बताता है, मतलब एक ब्रॉडली एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में बताता है। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपको फिर से जंबल्ड सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको मीनिंगफुल ऑर्डर में बनाना है। तो पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेजर फ्यूल्स एंड यूज अक्रॉस द ग्लोब, द कंट्रीज हैज़ 100 मेजर द इकोनॉमी ऑफ सऊदी। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे सबसे अगर आप देखें शुरुआत, यहाँ पे देखिए सऊदी अरेबिया के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि सारा ऑयल से शुरुआत है मोस्टली ऑयल के बारे में बताया। तो द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ बेस्ड ऑन पेट्रोलियम, बिल्कुल सही। और एक ही से शी से शुरुआत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से पेट्रोलियम बेस्ड है, ठीक है। द कंट्री हैज़ 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स, कंट्री के पास 100 के आसपास ऑयल और गैस फील्ड्स हैं। फिर क्या है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेजर फ्यूल्स यूज अक्रॉस द ग्लोब। ये जो 100 मेजर गैस और ऑयल फील्ड हैं, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये मेजर फ्यूल्स और यही सारी जो है मतलब वर्ल्ड में मेजरली फ्यूल को सप्लाई करती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्लोब में ऑयल की सप्लाई के लिए। और अगर लास्ट में पढ़े, द चीफ ऑयल फील्ड इज़ गवार फील्ड हैविंग एन एस्टिमेटेड 70 बिलियन रिजर्व रिसोर्सेज। ये जो गवार फील्ड है ये इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 70 बिलियन रिजर्व रिसोर्सेज पाए गए हैं। फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में आप चले तो अंडरलाइन पार्ट को फिर से सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। दिस बुक गिविंग अस मच इन्फॉर्मेशन, गिविंग नहीं, यहाँ गिव्स अस होना चाहिए, गिव्स अस मच इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिस बुक गिव्स अस मच इन्फॉर्मेशन अबाउट आर फ्रीडम फाइटर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स वाइल सर्विंग आर मदरलैंड। मतलब ये वो किताब है जो कि हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जान दे दी मदर इंडिया के लिए, मदरलैंड के लिए, उनके बारे में बताती है। फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चले तो ये आपसे सिनोनिम पूछ रहा है शब्द इमेंस का। इमेंस मतलब क्या होता है? इमेंस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही, मतलब द सिटी हैज़ इमेंस कोल पियर्स, सिटी के पास कोयले के बहुत सारे खदान हैं, विशाल खदान है, तो उसके लिए हमारे पास शब्द हो जाएगा ह्यूज, बहुत ही विशाल, इमेंस। और ट्राइफलिंग मतलब होता है क्या? तुच्छ, डिमिन्यूटिव, छोटा, और सेट मतलब स्थापित कर देना। फोर्थ करेक्ट था। अगले में आपसे आइडेंटिफाई करने को कह रहा है एरर आर सेल्स
शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, आर सेल्स ना होके क्या होगा, वी शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, हमें खुद का अपने नॉलेज के बारे में बोस्ट मतलब उसकी बखानी नहीं करनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे आर सेल्स की जगह पे वी होगा। अब चलते हैं हम पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू है, तो पढ़ते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। तो इसमें लिखा है कल्चर इज़ डैश अंडरस्टैंडिंग, कल्चर इज़ व्हाट, कल्चर इज़ टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग या क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग, कल्चर इज़ क्रिएटिंग गलत आ रहा है, कल्चर इज़ क्रिएशन अंडरस्टैंडिंग ये भी, कल्चर इज़ क्रिएट ये भी गलत आ रहा है। तो मतलब ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, कल्चर इज़ टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग लाइक द कल्टिवेशन ऑफ अ गार्डन, नॉट द डिस्ट्रक्शन और इरेडिकेशन ऑफ इट्स रूट्स। कल्चर क्या है, कल्चर है समझना और प्रोटेक्ट करना। किस तरह से, जैसे कि एक गार्डन को हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, इरेडिकेट नहीं करते हैं उसकी सारी रूट्स को, इरेडिकेट मतलब उखाड़ फेंकना। आगे अगर पढ़ें तो लिखा है अंडरस्टैंडिंग द रूट्स एंड सीड्स, टेकिंग मच केयर एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड नरिशमेंट डैश इम्पॉर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग। तो इज़ इम्पॉर्टेंट, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, तो अगले में इज़ इम्पॉर्टेंट होगा, ऑप्शन थर्ड। इसमें कहा क्या इसने, अंडरस्टैंडिंग द रूट्स एंड सीड, मतलब आप सीड के बारे में और रूट के बारे में पढ़ेंगे और आप उनका केयर करेंगे, है ना, और उसे नरिशमेंट देंगे, वो तो क्या होगा, अच्छी गार्डनिंग होगी। आगे चलते हैं, कल्चर ऑल्सो इज सिमिलर, अंडरस्टैंडिंग इट्स अक्वाइंटेंस, अक्वाइंटेंस क्या, अक्वाइंटेंस इन लिटरेचर एंड आर्ट एंड केयरफुल प्रोटेक्शन आर रिक्वायर्ड। मतलब कि ये कह रहा है कल्चर जो है सिमिलर है, कैसा, पहले तो अक्वेंटेंस कर पाना, लिटरेचर को अच्छी तरह समझ पाना, उसे प्रोटेक्ट कर पाना की ज़रूरत है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, फिर बता रहा है कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव टुगेदर। कल्चर एक तरह का जीवन है जिसमें कि पर्टिकुलर सोसाइटी के कुछ लोग साथ में रहते हैं, इन वन प्लेस, ठीक है। आगे अगर पढ़ें तो द सोसाइटीज़ कल्चर इज़ विजिबल इन लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल सिस्टम, लैंग्वेज एंड रिलीजन। तो सोसाइटी का जो कल्चर है वो आपको लिटरेचर में, आर्ट्स में, सोशल सिस्टम में, लैंग्वेज में, रिलीजन में, हर जगह दिखाई देता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, फूड हैबिट्स, मैनर्स, मॉरल्स, थॉट्स, टेस्ट्स, व्यूज़ एंड बिलीव्स। तो कल्चर क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन है किसका, ट्रेडिशन का, कस्टम का, इंस्टीट्यूशन का, आपके फूड हैबिट्स का, मैनर्स का, मॉरल्स का, थॉट्स का, टेस्ट का, व्यूज़ का, बिलीव्स का, है ना, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है, इन सब का एक मिक्सचर है। आगे अगर चलें तो यहाँ लिखा है यूजुअली फैमिलीज डैश कल्चर्स टू द यंगर जनरेशन। फैमिली क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं ना, ट्रांसमिट माने देती हैं उन्हें, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसमिट, यहाँ ट्रांसमिटेड है, पास्ट टेंस दे रहा है, यहाँ ट्रांसमिट्स है, ट्रांसमिटिंग है, वो दोनों अप्रोप्रिएट नहीं है, यही अप्रोप्रिएट है, इसमें आपका इनअप्रोप्रिएट था। आगे अगर हम पढ़ें तो एज फैमिली सिस्टम इज़ बिकमिंग वीक, जैसे जैसे हमारा फैमिली सिस्टम वीक बन रहा है, schools, colleges and universities should take up the responsibility as education should promote potential values of its culture। जैसे जैसे फैमिली सिस्टम वीक बन रही है, इसीलिए ये मतलब ये कहा जा रहा है कि स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब निभानी चाहिए ताकि वो वैल्यूज़ जो हैं यंगर जनरेशन को पास ऑन कर सकें। और लास्ट में यहाँ दिया हुआ है द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ डैश ओनली टू इशू कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट। जो स्कूल का जो रोल है कि वो बस सर्टिफिकेट दे दें और कोर्स कंप्लीट होने के बाद, सिर्फ वो नहीं है, शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू होना चाहिए। द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू इशू कोर्स सर्टिफिकेट्स। तो इसीलिए ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सबसे अप्रोप्रिएट होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी जल्दी ये सारे खत्म हो जाएंगे, आपके 2025 की जो CGL है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।